So today we will discuss about mixed method research. और मिक्स्ड मेथड रिसर्च जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन दोनों रिसर्च को मिक्स करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इनिशियली जो फर्स्ट क्लास था रिसर्च से रिलेटेड, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये दो अलग अलग धारे हैं। इनका जो नॉलेज के बारे में, इनका नॉलेज क्रिएशन के बारे में, इनके जो आइडियाज़ हैं ये काफ़ी अलग हैं। और इस नज़रिए से जो मिक्स मेथड है, ये अलग अलग नज़रियों को एक जगह मिलाने का काम करता है। तो जैसा कि यहाँ एक डेफिनेशन के रूप में आप इसको देख सकते हैं कि एक इनोवेटिव अप्रोच है जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स को एक ही स्टडी के अंदर मर्ज करता है या मिलाता है या कंबाइन करता है। और ये अभी के समय में ये एक बहुत ही उपयोगी तरीका माना जाता है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने जब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो मुख्य रूप से आलोचना क्वांटिटेटिव रिसर्च की होती है, अ, उसकी उसकी मेरिट इस बात में थी कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को साइंटिफिक, ऑब्जर्वेबल, रेप्लिकेबल, ये सब चीज़ें उसमें फीचर्स में उसमें होनी चाहिए। तो इसलिए वो एक बहुत ही एक अच्छा तरीका माना जाता है, रिलायबल तरीका माना जाता है। उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको माना जाता है कि ये ज़्यादा हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, अपने पॉलिसी डिसीजन उसके आधार पर ले सकते हैं। साथ ही जब उसकी आलोचना को जब हम लोगों ने देखा था क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में चर्चा करते हुए, तो हमने देखा था कि ये लोग ये भी बताते हैं कि किस तरह से जो एक थिक इंफॉर्मेशन है, उन सबको हम लोग कुछ एक नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एक बहुत सारी बातें, एक बहुत सारी चीज़ें, कल्चर, बैकग्राउंड और उनका जो पार्टिसिपेंट है, उनका अपना पर्सपेक्टिव और ढेर सारे दूसरे जो डायमेंशन है, वो सब के सब उसमें गायब हो जाते हैं। जब हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो उसमें उसको हम नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो इंडिविजुअल यूनिकनेस है, वो सब इंडिविजुअल जो डाइवर्सिटी है, वो सब अंत में केवल नंबर्स में बदल जाता है। और उसका जो क्वालिटेटिव क्वालिटी है डेटा का, वो क्वालिटी उस रूप में इंफॉर्मेशन के थिकनेस के रूप में नहीं रह पाती। जबकि इसके उलट क्वालिटेटिव रिसर्च हम जब करते हैं तो हम लोग उस इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, उसको उसको ही हम लोग यूज करते हैं। और वो ज़्यादा एक गहन उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग देता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इसलिए कुछ ऐसा एक काफ़ी लंबे समय तक चला रिसर्च की दुनिया में कि कुछ लोग एकदम डिवोटेड क्वालिटेटिव रिसर्चर्स थे और वो साइंटिफिक रिसर्चर्स थे। और दूसरे लोग जो थे सो डिवोटेड क्वालिटेटिव रिसर्चर्स थे। तो ये काफ़ी लंबे समय तक चला। और ख़ास करके सोशल साइंस के फील्ड में ये अब जाकर के पिछले 2-3 दशक से ये बात हो रही है कि ऐसा क्या झगड़ा, हम लोग इसको दोनों को यूज क्यों ना करें और उसके यूज करने के क्या तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये लेट 20th सेंचुरी, जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 2-3 दशकों से शुरू हुआ है, तो ये लेट 20th सेंचुरी से ये चीज़ें होनी शुरू हुई है। और जिसमें ये जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल, इनकी जो रिसर्च की किताब है क्रेसवेल की, एजुकेशन पर भी इनकी रिसर्च की किताब है, बहुत ही बढ़िया है। अ, उसके बाद विक्की एल प्लानो क्लार्क, ये लोग हैं इसमें जिन्होंने इस आइडिया को, जो मिक्स्ड मेथड का आइडिया है, इसको डेवलप किया। और जो इसके दोनों के स्ट्रेंथ हैं, दोनों में जो खासियतें हैं, उनके खासियतों को एक जगह मर्ज करके और उससे एक बेहतर रिसर्च की ओर बढ़ने की कोशिश इन्होंने, उसका रास्ता बनाने की कोशिश इन लोगों ने की। तो अब ये जानते हैं कि इसका जो मिक्स मेथड रिसर्च है, इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो पहला तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि जो सर्वे या एक्सपेरिमेंट जो चीज़ें होती हैं, जिसका हम लोग
क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग उससे हमें नंबर्स मिलते हैं। तो एक तो हम लोग वो नंबर्स निकालते हैं, उससे नंबर्स लेते हैं, जो भी आप टूल डेवलप करते हैं, या तो वो अचीवमेंट टेस्ट होता है, जैसे एक्सपेरिमेंट में हम एजुकेशनल रिसर्च करते हैं तो अचीवमेंट टेस्ट लगाते हैं, जिसमें कि हम अलग अलग, जैसे उदाहरण के अलग अलग तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने का जो क्या कौन सा तरीका ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे आज के समय में पिछले कुछ समय से काफ़ी फैशन में चल रहा है कि ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में, ऑनलाइन मोड में, या ट्रेडिशनल मोड में इनका कंपेरिजन किया जाए। मेरे खुद की पीएचडी इसी सब्जेक्ट पर है, ब्लेंडेड मोड और ऑनलाइन मोड और जो जनरल ट्रेडिशनल मोड है, इन तीनों का मैंने कंपैरेटिव स्टडी करते हुए इस पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया था। तो इसमें मुझे आंकड़े मिले, जो मैंने अचीवमेंट टेस्ट लगाया उसके मुझे आंकड़े मिले। फिर आंकड़ों का हमने उसका उसके बीच का डिफरेंस देखा, और फिर वो हमारा एक रिजल्ट हुआ। दूसरा, मैंने इसमें मिक्स मेथड का कुछ एलिमेंट इसमें डाला था, जिसमें मैंने स्टूडेंट से बातें की, उनसे चर्चा की, कौन सी विधि अच्छी है, उसमें क्या उनको मेरिट लग रहा है। तो एक सप्लीमेंट्री उनका ओपिनियन क्या कहता है उस चीज़ के बारे में, किस विधि के बारे में उनका ओपिनियन क्या है। तो वो दो तरह की चीज़ें लेकर के जो रिजल्ट हमारा है उसको सप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसा होता है कई बार कि हम रिजल्ट, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो तो बताता है कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत बड़ा गैप है, या बहुत खराब रिजल्ट है, या बहुत कम गैप है, नहीं के बराबर अंतर है। जबकि आप क्वालिटेटिवली बात करते हैं लोगों से तो उनका इम्प्रेशन बिल्कुल उल्टा होता है। यानी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कि क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो कंक्लूजन है वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं दिखता है, उससे लगता है कुछ पता नहीं चलेगा कोई डिफरेंस है कि नहीं। लेकिन क्वालिटेटिव डेटा है वो कि मतलब इम्प्रेशन के लेवल पर वो काफ़ी इफेक्टिव है, उसमें उसके प्रति लोगों के दिमाग में काफ़ी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जो कि अ, जिसका कि हमें कुछ उसको फिर खोजना पड़ता है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। फिर हम उसमें कुछ ऐसा डिज़ाइन करते हैं जिससे कि वो हम निकाल के ला सकें। तो ये चीज़ें हैं, मतलब इंटीग्रेशन करना, और इसके लिए कई बार सीरीज में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ऐसे सीरीज में भी हम लोग काम करते हैं। बहुत तरह के तरीके हैं इसमें। उसके बाद जो दूसरा इसका फीचर है वो सिक्वेंशियल या सिमुल्टेनियस फेजेस में इसको किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया कि सिक्वेंशियल का मतलब हुआ कि पहले हम लोग क्वांटिटेटिव करते हैं, फिर हम लोग क्वालिटेटिव बात करते हैं। जो क्वांटिटेटिव डेटा आता है उसके आधार पर हम लोग क्वालिटेटिव बात करते हैं। फिर क्वालिटेटिव जो कंक्लूजन्स होते हैं उसको फिर रीचेक करने के लिए क्वांटिटेटिव टूल्स से उसको चेक करते हैं। तो इससे जो है सो एक तरह से ट्रायंगुलेशन होता है। आगे हम लोग देखेंगे ट्रायंगुलेशन टर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या होता है। आगे हम लोग उस पर आएंगे। तो ये जब हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो उसको अक्सर हम लोग सीरीज में देखने की कोशिश करते हैं कि एक के बाद एक हो सकता है। और कई बार उसको हम लोग सिमुल्टेनियस भी करते हैं। जैसे कि हमने पहले एक क्वेश्चनर दे दिया, और उसके बाद हम उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ वन टू वन इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसा भी होता है। कई बार जब आप वन टू वन डेटा लेने के लिए अपने लोगों को भेजते हैं, या जो रिसर्च का लेने के लिए, उसका डेटा लेने के लिए अगर कोई, मान लीजिए कि आप एक इंटरव्यूअर को भेजते हैं, तो वो दोनों तरह के सवाल पूछते हैं। एक तो वो उनके पास क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, शेड्यूल्स उनको हम लोग बोलते हैं। शेड्यूल और क्वेश्चनर मैंने पहले भी चर्चा की है कि उसका अंतर ये होता है कि जब आप कोई प्रश्नावली आप लेकर जाते हैं, और जो रिसर्चर है, जो पार्टिसिपेंट है, उसके हाथ में दे देते हैं कि आप इसको भर के दीजिए, तो उसको हम लोग क्वेश्चनर कहते हैं। लेकिन अगर वही क्वेश्चनर एक व्यक्ति है अपने हाथ में लेकर के, और वो पूछता जाता है, सवाल बताता पूछता जाता है और उससे आंसर लेता जाता है, तो उसको हम लोग शेड्यूल बोलते हैं। तो इसमें अंतर इस कारण से माना जाता है। वैसे तो क्वेश्चन अगर सेम भी हो तब भी अंतर इस कारण से माना जाता है कि जब आप
शेड्यूल करते हैं तो आप ये इंश्योर हो जाता है कि जो पार्टिसिपेंट है वो सारे प्रश्नों को सुन रहा है, समझ रहा है और समझ के उत्तर दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चनर के केस में कई बार ऐसा होता है कि वो बिना समझे कुछ टिक लगा के दे देते हैं, या सवाल ठीक से नहीं भी समझ में आया तो उस पर बहुत ज़्यादा समय और जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये सब सिचुएशन आता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो जो पार्टिसिपेंट है वो उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, और उस तरह का कंसंट्रेट होकर के एक लंबी प्रश्नावली आप उससे भरवाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है या बहुत ज़्यादा उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आपको ऐसे शेड्यूल का उपयोग करना होता है, जिसमें आपके जो इंटरव्यूअर्स होंगे वो जा करके उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो ये मतलब कि एक साथ भी हो सकता है, सिमुल्टेनियस भी हो सकता है, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ें दोनों के टूल एक साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ आपने ओपन एंडेड रखा है, जिसमें आपने अनस्ट्रक्चर्ड भी रख सकते हैं, कुछ लोगों से आप बस बात कर रहे हैं, या स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है जिसमें आपने क्वेश्चंस तय किया हुआ है पहले से। तो ये चीज़ें हो सकती है। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का डिफरेंस भी समझना चाहिए रिसर्च के भी फील्ड में। खास करके इंटरव्यू की जब हम लोग बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि हमने पहले से ही तय किया हुआ है कि इसमें हम ये प्रश्न पूछेंगे। तो वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है जिसमें आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस का नेचर बहुत ही स्पेसिफिक है। वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डेविएट करने वाले नहीं हैं, उसका आंसर मोर और लेस आपको आइडिया है कि इस अराउंड में आएगा। और एकदम ओपन अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आप बस आपको एक फील्ड मालूम है या एक एरिया है कि इसके बारे में हमें बात करनी है। जैसे कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में गए हैं और आपको ये मालूम है कि यहाँ का जो हिडन करिकुलम पर मुझे बात करनी है, मतलब अपने करिकुलम या सिलेबस के अलावा किसी स्कूल में आप जाते हैं तो जाहिर है सिलेबस तो सीबीएसई का चलेगा या स्टेट बोर्ड का सिलेबस चल रहा है, तो वो तो सबके लिए समान होता है। लेकिन उसके अलावा क्या चीज कुछ चीज़ें यहाँ लोग सीख पा रहे हैं, तो वो हिडन करिकुलम पर आप काम करना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाते हैं, आप लोगों से उनसे बात करते हैं कि क्या उनका जो एजुकेशन का प्रोसेस है उसमें क्लास या सिलेबस के अराउंड क्या चीज़ें होती है, उससे एक्स्ट्रा क्या चीज़ें होती है, उन एक्स्ट्रा चीज़ों में क्या सीख पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और उसके लिए काफ़ी उनको आपको रिकॉल कराना पड़ता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसके बारे में अवेयर नहीं रहते हैं कि ये भी है। खास करके तब जबकि हिडन करिकुलम उन चीज़ों से संबंधित होता है जिसका कोई आप सर्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे सीख रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन वो उसके बारे में अवेयर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जो क्वेश्चन एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन लेके जाएँगे या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात लेके जाएँगे, तो हो सकता है आपको उसमें कुछ नहीं मिले। लेकिन आप जब बच्चे से सीधे बात करते हैं, आप कहते हैं कि बताइए आप जब आए तो आपको यहाँ क्या अलग लगा? आपने क्लास करना यहाँ शुरू किया, तो जैसे सब स्कूल में पढ़ाई होती है, क्लास के बाद क्लास, क्लास के बाद क्लास, आपको यहाँ क्या कुछ अलग लगा है? क्या आपको अलग कुछ सीखने का मौका मिला है? क्या ऐसा कुछ स्किल आप बता सकते हैं जो आपने यहाँ सीखा हो? तो आपको वो ऐसा लगता है जैसे वो कि आपके कोर्स करिकुलम में नहीं है, लेकिन फिर भी आपने वहाँ यहाँ पर उसको सीखने का मौका अच्छा है, या कोई टीचर का ऐसा इन्फ्लुएंस है जिसके कारण आपको ये नई चीज़ें या स्पेशल चीज़ें आप सीखते हैं या उसके प्रति इंटरेस्टेड हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इस तरह का ओपन एकदम अनस्ट्रक्चर्ड वे में आप पूछते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और फिर आपका जो इश्यू है, जो कि आपने हिडन करिकुलम पर आपने काम करना का सोचा है, तो वो चीज़ यहाँ पर इस तरह के टॉपिक में बहुत काम करती है। तो ज़ाहिर है कि ये जो स्ट्रक्चर्स और जो काम आपको करना है, वो आपका टॉपिक क्या है, और फिर उसको आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके हिसाब से आपको वो देखना पड़ता है कि हम कौन-सा टूल हमारे लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया डेटा लेके आएगा, और एक हमारा
निश्चित कंक्लूजन लेके आ सकता है। उसी तरह से जो तीसरा सिचुएशन हो सकता है जिसमें कि ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का जो टूल है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे डायमेंशन हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल एक आंकड़े चाहिए, मतलब उसमें नंबर्स में आंकड़े चाहिए। जैसे कि आप चाहते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स का जो एप्टीट्यूड है ना, वो एप्टीट्यूड हम जानने की कोशिश करना चाहते हैं। मान लीजिए आप ये स्टेम के फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, या आजकल स्टेम से ज़्यादा स्टीम पर की बात होती है, यानी STEAM। स्टेम वाज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो ये स्टेम था, और उसमें ए जुड़ गया तो मतलब कि उसमें आर्ट्स की भी बात जुड़ गई। तो स्टीम के बारे में बात करते हैं, उसके फील्ड में आप वर्क करना चाहते हैं, तो उसमें आपको ये भी जानना चाहते हैं कि इनका एप्टीट्यूड लर्नर का क्या है। उसके हिसाब से तो एप्टीट्यूड के लिए आप क्या करेंगे, आप एक एप्टीट्यूड स्केल बनाएंगे जिसमें कि अलग अलग लोगों का किस में क्या एप्टीट्यूड है, साइंस की तरफ क्या है, आर्ट्स की तरफ क्या है, उनका एप्टीट्यूड कितना है, इसको एक तरफ मेजर करेंगे। दूसरी तरफ उनका उनका जो आप कह सकते हैं कि हॉबीज है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, या जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और वो सब्जेक्ट्स के जिस सब्जेक्ट की किताब में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा हो वो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो वैसी स्थिति में आपको उनसे बातचीत करनी होगी, उनसे आप क्वालिटेटिव डेटा मांगेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। एक तरफ आपने एप्टीट्यूड से उनका एप्टीट्यूड उनका क्या रुझान है उनके अंदर वो जानने की कोशिश की, दूसरी तरफ आप उनसे बातचीत करके उनसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके हॉबीज क्या हैं, क्या जो उनका रुझान दिख रहा है, क्या उनकी जो हॉबीज हैं उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों में, और खास करके यंग यंग जो बच्चे होते हैं, उनको अभी ये मौका ही नहीं मिला होता है कि उनका जो स्पेसिफिक उनके अंदर ओरिएंटेशन है, जो काबिलियत है, उसको एक्सप्लोर करने का, उसके हिसाब से काम करने का उनको मौका मिले। क्योंकि आप जानते हैं जो स्कूल के सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे फील्ड से होते हैं, लैंग्वेज से लेकर के मतलब सारी चीज़ें उसमें होती हैं। साइंस स्ट्रीम भी होता है, आर्ट्स स्ट्रीम भी होता है, ह्यूमैनिटीज़ का भी स्ट्रीम होता है, तो सारे स्ट्रीम उसमें मिक्स होते हैं। और वो चूँकि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसलिए एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो कुछ ख़ास नहीं बता पाता है, क्योंकि एग्ज़ाम और एग्ज़ाम को पास करने का एक सिस्टम बना हुआ है हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें कि वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ के रूप में और एक इम्पोर्टेंट तरीके के रूप में डेवलप हो गया है, कैसे एग्ज़ाम पास किया जाए। और अच्छे नंबर कहीं से भी ये गारंटी नहीं देता है एग्ज़ाम, किसी पेपर में अच्छा नंबर आना है, किसी कि उस पेपर में उस बच्चे की बहुत अच्छी रुचि है, ये बात कहीं से नहीं होती है। क्योंकि एग्ज़ाम पास करने का और एग्ज़ाम में अंक लाने का एक अलग से सिस्टम चला हुआ है, जो कि इस बात से ज़रूरी नहीं है कि संबंधित हो कि अच्छे, अगर आप उसमें 90 प्लस मार्क्स गेन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी बहुत ज़्यादा गहरी अभिरुचि है उस सब्जेक्ट, ये बात कहीं से स्थापित नहीं होती। तो वैसी स्थिति में आपका जो ये सिस्टम है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री आप स्टडी करना चाह रहे हैं, आपने एप्टीट्यूड निकाला है और आप फिर उनसे बात कर रहे हैं, और बात के क्रम में आपको फिर ये समझ में आएगा कि जो इनका एप्टीट्यूड था उस जो हाई एप्टीट्यूड जिस सब्जेक्ट में आ रहा है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कि टेक्निकल एप्टीट्यूड होता है, यानी वो किसी चीज़ों को जोड़ने में, कोई चीज़ फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसको बनाने में कुछ खराबी हो गई है, तो उस चीज़ को समझ के, उसके फंक्शन को समझ के, उसको ठीक करने में, किसी इक्विपमेंट को ठीक करने में, उसमें उनका एक नेचुरल ओरिएंटेशन होता है। आप देखेंगे आपके घर में भी अक्सर ऐसे बच्चे होंगे। लेकिन उसका कोई उनको मौका नहीं मिला है जिसका कि वो ये कह सकें कि हाँ, ये मेरा
एक इंटरेस्ट का फील्ड है। हम ये इस पे टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, जिसमें कि हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि ये जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फील्ड हो, उस तरह की कोई चीज़ का, उस तरह का कोई ओरिएंटेशन उनके अंदर नहीं, उनको मौका ही नहीं मिला। तो ये बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं। तो आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको कॉम्प्लीमेंट्री अपनाना है, या आपको सिक्वेंशियल अपनाना है, या आपको सिमुल्टेनियस करना है। ये आपका कौन सा सब्जेक्ट है जिनके ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, या आपका ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हैं, या क्या ओवरऑल सिचुएशन है, उसके हिसाब से स्पेसिफिक केस में आपको जजमेंट लेना होता है। इसका कोई पहले से बना बनाया फार्मूला नहीं होता है। वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है। फिर इसके इंटीग्रेशन का जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के इंटीग्रेशन जो है, वो इंटरप्रिटेशन के लेवल पर भी हो सकता है। जैसे दो अलग अलग रिसर्च एक चीज से संबंधित है, दो अलग अलग रिसर्च है, और फिर उसका जब इंटरप्रिटेशन पर आ रहा, दोनों का अपना अपना अलग अलग इंडिपेंडेंटली इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और फिर इंटरप्रिटेशन पर हम लोग फाइंडिंग को मैच करते हैं कि अगर ये क्वांटिटेटिव के लेवल पर ये दिख रहा है और क्वालिटेटिव के लेवल पर क्या दिख रहा है, तो ये क्या मैच कर रहा है, कितना मैच कर पा रहा है। तो ये भी स्पेसिफिक केसेस में इस तरह का स्पेसिफिक सिचुएशन होता है, जहाँ पर ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है, और उससे काफ़ी हेल्प मिलता है इस चीज़ को समझने में। इस तरह से प्रैग्मेटिक अप्रोच है, जिसमें कि क्या सबसे सही तरीका हो सकता है, उसको उस फील्ड को समझ के और फील्ड को देखते हुए वहाँ डिसाइड किया जाता है। जैसे पहले से कोई डिफाइंड वे में उसको हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि हम वो फील्ड में आप पहुँचते हैं, और फील्ड को एक मान लीजिए आपने प्रिलिमिनरी एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, या कोई पायलट टेस्टिंग करते हैं अपने जो क्वांटिटेटिव टूल्स है, या कुछ क्वालिटेटिव टूल्स है, उसकी पायलट टेस्टिंग करते हैं, और फिर एक इंट्यूटिव उसमें डिसीजन लेते हैं कि क्या अप्रोच किया जाए, जिससे कि हम अधिक से अधिक डेटा, अधिक से अधिक थिकनेस में हम डेटा को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये प्रैग्मेटिक अप्रोच से भी हम इसको करते हैं। अभी हम लोग इसके मिक्स डिजाइन के टाइप्स के बारे में देखेंगे। इसमें बेसिकली जो 3 टाइप्स हैं, उसको खास करके इसमें देखा गया है, जो कि मेंशन किया गया है जो नेट का सिलेबस है उसमें, तो उस पर भी हम लोग आएंगे। तो उस पर हम लोग थोड़ा डिटेल से जानेंगे, लेकिन पहले इसके जितने टाइप्स है सबको हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं। पहला जो डिजाइन है वो कन्वर्जन डिजाइन है, जिसमें कि दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा एक साथ लिया जाता है, सेपरेटली बट कंकरेंटली एक साथ लिया जाता है, और उसके बाद उनका कंपैरिजन किया जाता है, और उससे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, जो रिसर्च क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन आपका एक ही होता है, और उस क्वेश्चन का दो तरह का टूल तैयार होता है। एक आपका क्वालिटेटिव टूल होता है, और एक आपका क्वांटिटेटिव टूल होता है। फिर उन दोनों टूल का जो रिजल्ट होता है उस सेम ऑब्जेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में, उसको फिर जो डेटा आपके पास जमा होता है उसको कंबाइन करके, और उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश की जाती है, जिसमें कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक में से एक का जो डेटा है वो दूसरे में कन्वर्ज होगा, या उसको कंफर्म करेगा। ये इस पे एक्सपेक्ट किया जाता है। इसलिए इसका नाम जो है सो कन्वर्जेंट डिजाइन है, जिसमें कि जो क्वांटिटेटिव का डेटा है वो क्वालिटेटिव में कन्वर्ज हो रहा है, और उसको कंफर्म भी कर दे रहा है। तो ये कन्वर्जेंट डिजाइन हुआ। दूसरा जो है एक्सप्लेनेटरी सेक्वेंशियल डिजाइन है ना, ये रिसर्च डिजाइन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेटरी सेक्वेंशियल डिजाइन है, इसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग शुरुआत करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा से, है ना। ये डिजाइन स्टार्ट कैसे होता है, बिगिन विद द कलेक्शन ऑफ एंड एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, एंड फॉलोड बाय कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ
क्वालिटेटिव डाटा। तो ये सेक्वेंशियली करते हैं। ये इससे इससे डिफरेंट हुआ। इसको हम लोग पहले क्वांटिटेटिव करते हैं और फिर उसके बाद क्वालिटेटिव करते हैं। तो इसका जो पर्पस होता है कि जो भी क्वांटिटेटिव का जो फाइंडिंग है उसको एक्सप्लेन करने में इससे सहायता मिले। और ये खास करके ऐसे सिचुएशन में जहाँ के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कोई एकदम अलग तरह का सोशल कॉन्टेक्स्ट है, जैसे रिसर्चर्स अधिकांश सिटी और अर्बन बैकग्राउंड से आते हैं। अब वो विलेज बैकग्राउंड में या ट्राइबल बैकग्राउंड के लर्नर्स के बारे में कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं या वहाँ के किसी सिचुएशन की स्टडी करना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक तो वो अपना टूल लेके आते हैं ताकि उसको एक बड़े डायमेंशन में भी देख सकें। जो क्वांटिटेटिव टूल्स उनके हैं, जैसे उन्होंने अपना एक विलेज का बच्चा है लेकिन उनका एप्टीट्यूड टेस्ट उनको निकालना है, एप्टीट्यूड का एक टेस्ट लेके आते हैं। लेकिन जो वहाँ की अपनी उनकी कल्चर, उनका अपना एक कल्चर है उन बच्चों का, जिस माहौल में वो लोग रहते हैं, वो उसके हिसाब से वो फिर से अपना एक एक देखने की कोशिश करते हैं इनका इनकी सोच इस संबंध में क्या है। तो वो उनको ज़्यादा बेहतर बताता है बनस्पत की जो उनके एप्टीट्यूड टेस्ट वाले रिजल्ट हैं। क्योंकि जो एप्टीट्यूड टेस्ट वाले रिजल्ट हैं वो कल्चर बायस्ड होते हैं। जैसे अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें, बहुत ही कॉमन एग्जांपल दिया जाता है कि हम इंटेलिजेंस टेस्ट लेकर के और एक ट्राइबल बच्चे पर ट्राई करते हैं, तो वो ट्राइबल बच्चे के लिए वो बिल्कुल आप उसको घोषित कर सकते हैं कि एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट है। ये मतलब आईक्यू है इसका, हो सकता है 80 से भी नीचे चला जाए, उस तरह का आईक्यू है। लेकिन आप उस बच्चे के साथ चले जाइए जंगल में और फिर वहाँ जो सर्वाइवल का इंटेलिजेंस है वो उसके पास आपसे कई गुना ज़्यादा है। कौन सी चीज़ें हैं, कैसे हैं, तो वहाँ आपका वो बिल्कुल आपसे सुपीरियर है। आप हो सकता है तो 2 से 3 दिन भी उस जंगल में सर्वाइव नहीं कर सके, लेकिन वो अकेले जंगल में सर्वाइव कर सकता है। उसके पास इंटेलिजेंस है उस तरह का, जिसमें वो किसी भी जानवर का शिकार नहीं बनेगा और वो वहाँ से बच के आ सकता है जंगल से। तो ये इंटेलिजेंस जो है ये बिल्कुल कल्चर स्पेसिफिक है। हमने जो टूल बनाया है वो हमने अपने शहर और अर्बन वाले बच्चों के हिसाब से बनाया है। तो उसके सामने जो चैलेंजेस आते हैं, उसको जो सामान्य जानकारी होनी चाहिए उसके हिसाब से बनाया है, जो कि एकदम अलग है। जो कि एक ट्राइबल बच्चे के सामने जो उसको सामान्य जानकारी चाहिए या उसके पास चैलेंजेस जो आते हैं, तो आपका एक कल्चरली बायस्ड टूल होता है। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में अक्सर जो सिक्वेंशियल डिजाइन है, जिसमें कि आप अपना टूल लेके तो जाते हैं लेकिन वो आपको बहुत आधा अधूरा सा इंफॉर्मेशन देते हैं उनके बारे में। और जब आप उनके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में उनसे बात करते हैं तो वहाँ पर आपको उनका जो एक्चुअल इंटेलिजेंस का लेवल है वो आपको समझ में आता है। तो फिर आप अपने आप को अपने स्टडी को उसके हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिस अब इसके लिए आपको काफ़ी जो क्वालिटेटिव लेवल का जो अ, आप करना चाहते हैं उसका काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस करना होगा। आप ऐसे चलते फिरते करेंगे तो नहीं होगा। तो काफ़ी इन डेप्थ आपको उसमें एक्सप्लोरेशन करना होगा। तो ये दूसरा टाइप हुआ। अब इसी तरह से तीसरा टाइप जो है वो ये एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन है। इसमें एक्सप्लेनेटरी से कंट्रास्ट आप इसको इस रूप में कर सकते हैं कि इसमें जो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट किया जाता है वो उसके बाद क्वांटिटेटिव डेटा हम लोग करते हैं। क्वालिटेटिव डेटा स्टार्ट से शुरू होता है, क्वालिटेटिव डेटा से शुरू होता है और उसके बाद हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा का एनालिसिस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस फील्ड के बारे में जब आपके पास कोई जानकारी नहीं है, जैसे हमने पहले ट्राइबल का उदाहरण दिया, तो ट्राइबल का इंटेलिजेंस कैसे टेस्ट किया जाए, आपके पास कोई जानकारी नहीं है, तो जाहिर है अब आप अपना टूल लेके आए थे, वो टूल तो फेल कर गया। आपने तो उसको बिलो एवरेज घोषित किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है और वो अपने कल्चर का बहुत इंटेलिजेंट बच्चा माना जाता है अपने सोसाइटी में। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आप क्वालिटेटिव डेटा जो आपने कलेक्ट किया है
तब आप वो देख करके उनका एक्चुअल सिचुएशन क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, उसको देख करके आप एक नया इंटेलिजेंस टेस्ट का टूल बनाते हैं जो कि स्पेसिफिक ट्राइबल बच्चों के लिए। तो ये आपका क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करके देगा। तो यही कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप पहले उनसे बात करते हैं, उनके लाइफ का जो रेगुलर चैलेंज है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उस चैलेंज में डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस कितना चाहिए किस काम को करने के लिए, उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं। लैंग्वेज का क्या रोल है, बहुत सारी चीज़ें आर्टिकुलेटेड नहीं होती हैं ट्राइबल सोसाइटी में। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मतलब वर्ड्स का बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं इस्तेमाल होते हैं, कम वर्ड्स में ही काम चलता है। तो ये सब चैलेंजेस होते हैं, तो इनके बीच में आपको अपना एक टूल डेवलप करना है जिसके आधार पर आप उनसे उनका एक इंटेलिजेंस टेस्ट लगा सके। तो इस टूल को डेवलप करने के लिए आपको उनसे पहले क्वालिटेटिव डेटा लेना होगा, डिटेल्ड वे में। तो इस ये जो क्वालिटेटिव डेटा होगा, सो दिस इज बेसिकली एक्सप्लोरेटरी इन नेचर। आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दुनिया के चैलेंजेस क्या हैं, उनकी दुनिया में इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या है। ये सब चीज़ें आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो फिर आप बाद में फिर अपना जो क्वांटिटेटिव डेटा का टूल बनाते हैं, जो इंटेलिजेंस टेस्ट बनाते हैं, जो कि उन ट्राइबल बच्चों के लिए स्पेसिफिक होता है। इसी तरह से एक एम्बेडेड डिजाइन भी होता है जिसमें कि अ, एक एक तरह का जो टूल है वो दूसरे तरह के मतलब एक तरह का जो स्टडी है क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर क्वांटिटेटिव स्टडी एम्बेडेड होता है, या क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर क्वालिटेटिव स्टडी एम्बेडेड, दोनों उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। और एक मतलब एक बड़े स्तर पर हमारे मेन रूप से हमें ये करना है, लेकिन उसका बीच बीच में हम एक दूसरा टाइप भी हम लोग यूज करें। तो इसका कुछ एग्जांपल हम लोग सोच सकते हैं, जैसे कि पॉलिसी स्टडी में अक्सर ये ऐसा होता है कि हम लोग पॉलिसी का इम्पैक्ट स्टडी जब हम लोग करना चाहते हैं, तो इम्पैक्ट स्टडी में हम लोग एक तो ज़्यादा क्वालिटेटिव रखते हैं, या और उस क्वालिटेटिव के को साथ साथ जो बात वो कर रहे हैं, जैसे हमने एक यहाँ पर योजना चली है गांव में, कोई पर्टिकुलर योजना चली, और उस योजना के कारण काफ़ी हम ये मानते हैं कि चेंजेस आए, लेकिन हम उसके इम्पैक्ट को जानना चाहते हैं कि वो क्या चेंजेस हैं, कितने हद तक हम चेंज लाने में सफल रहे। मान लीजिए कि लाइवलीहुड का हमने एक प्रोग्राम चलाया है, वहाँ पर उनको सिखाया है, एक पर्टिकुलर विलेज में उनको ट्रेन किया गया है, उनको एजुकेट किया गया है, एक पर्टिकुलर नए तरह के किसी स्किल का उनको दिया गया है। अब हम उसके उसके इम्पैक्ट के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, ये स्किल तो हमने सिखाया लेकिन इसका क्या उनके लाइफ पर असर पड़ा। तो ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप एक तो उनसे डिटेल में बात करते हैं कि पहले आपके साथ क्या समस्या थी, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। तो फिर भी आप ये निश्चित 100% नहीं हो सकते कि जो वो कर रहे हैं, हो सकता है आपको देख के कि अगर हम कह दें कोई असर नहीं हुआ तो फिर ये गायब हो जाएंगे, या फिर ये बंद कर देंगे, जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि इसके साथ साथ एक क्वांटिटेटिव स्टडी का भी एक टूल आप उसके अंदर ही रखते हैं, जिसमें बातचीत के साथ साथ आप बीच बीच में कुछ स्पेसिफिक उनसे डेटा भी ले लेते हैं, जैसे कि जो कि एक तरह से कुछ स्पेसिफिक मार्कर होता है, जैसे कि अभी उनका इनकम कितना है पहले कितना था, कितना बढ़ा है, अभी वो क्या काम कर रहे हैं, पहले वो क्या काम कर रहे थे। तो इम्पैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक तो ब्रॉड वे में उनके पूरे लाइफ के सेंस में आप बात कर रहे हैं, और उसके अंदर आप कुछ कुछ डेटा ले रहे हैं। तो इस तरह के कंडीशंस होते हैं जिसमें ए- कई बार ऐसा होता है कि जो फंडिंग एजेंसीज होती हैं उनका एक पहले से टूल होता है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का, जिसमें कि आपको ऑब्जर्व करके उनको इंफॉर्मेशन देना होता है। जैसे कि अभी 5 साल में किसी गांव में कितना पहले से बेहतरी कितनी हुई है, पहले के कच्चे मकानों और पक्के मकान का रेशियो कितना चेंज हुआ है, फिर एजुकेशन के फील्ड में कितना चेंजेस आए हैं, कितने लोग हैं, एडल्ट कितने हैं जो कि अभी इलिटरेट हैं,
कितने एडल्ट हैं जो लिटरेट हैं, तो उसके रेशियो में क्या कुछ चेंज आया है। तो इस तरह का बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पर कि इस तरह का टूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि आप एक तो जनरल क्वालिटेटिव डेटा लेते हैं और उसके अंदर बीच-बीच में आप उनको अपने रिजल्ट को पुष्ट करने के लिए इसके अंदर आपने कुछ दूसरा टूल लगाया हुआ है। इसका रिवर्स भी हो सकता है, आपका जो मेन स्टडी है वो क्वांटिटेटिव है नेचर में, और बीच-बीच में आप उनका कुछ चीज़ों के एक्सप्लेनेशन के लिए क्वालिटेटिव डेटा भी लेते चलते हैं। तो ये एम्बेडेड डिज़ाइन कहलाता है। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव डिज़ाइन है। आपके ट्रांसफॉर्मेटिव डिज़ाइन में क्या होता है कि ये केवल मेथड्स का इंटीग्रेशन पर ही ध्यान नहीं देता है, बल्कि इसका जो डेटा है उसके ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करता है। डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करता है। जैसे कि अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ पर कि पॉलिसी से संबंधित या प्रैक्टिस से संबंधित है, कोई स्टडी हो रही है या फील्ड को समझने की कोशिश हो रही है। तो वहाँ पर जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो थ्योरी क्रिटिकल इथनोग्राफी की हम लोग बात कर रहे थे। तो वहाँ पर जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की का भी एक एम होता है। जो रिसर्चर होता है वो केवल डेटा लेने नहीं जाता है, बल्कि जिन लोगों के बीच वो काम करने जा रहा है उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्सपेक्ट करता है। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन और उनके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और वो या यहाँ पर आप इस रूप में भी इसको देख सकते हैं कि जो डेटा है उसका उसका ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने अभी अपने क्वालिटेटिव रिसर्च में एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पाया है, वो कि जो कि डेटा पर बेस्ड है, और फिर उस डेटा को लेकर के हम फिर उन पार्टिसिपेंट्स के पास जाते हैं और उनसे हम उस पर बात करते हैं, और उनसे हम डिस्कस करते हैं कि हमें तो ये फाइंडिंग्स मिली है, आपको इसमें क्या लगता है। तो इस तरह का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब हम लोग की बात जो है उस कंक्लूजन पर बेस्ड होती है, और उससे क्या होता है, जो क्वांटिटेटिव डेटा था उसको अब हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं क्वालिटेटिव डेटा के फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट भी इसमें होता है। इसी तरह से सिक्वेंशियल मिक्स्ड डिजाइन भी होता है, सिक्वेंशियल मिक्स्ड मेथड डिजाइन, जिसमें कि सेपरेट और सिक्वेंशियल फेजेज होते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा के, और उसमें हर एक फेज में से एक जो कंक्लूजन आता है उससे अगले को इंफॉर्मेशन मिलता है, और फिर उसके रिजल्ट को इंटीग्रेट करके फिर उसका अगला फेज डेवलप किया जाता है। तो ये सेक्वेंशियल है जिसमें कि, और ये खास करके जहाँ पर कुछ ये अगेन जो पॉलिसी वाले सिचुएशन में इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ पर एक एम रखा गया है, जैसे 10 साल में हम ये अचीव करेंगे, एक पर्टिकुलर गोल अचीव करेंगे, तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमने बीच में मार्कर्स रखे हैं या इंडिकेटर्स बनाए हैं कि एक साल में हम इतना पहुंच जाएंगे तो उसका इंडिकेशन इससे होगा, फिर दूसरे साल में ये पहुंचेंगे तो उसका इंडिकेशन इससे होगा। तो ऐसे जो इंडिकेटर्स होते हैं ये एक्चुअल में आप दोनों तरह के होते हैं, जिसमें आप तो उनसे बातचीत भी करते हैं, बातचीत से कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या चीज़ उनके लिए काम कर रहा है, फिर उसको टेस्ट भी करते हैं, उस जो कंक्लूजन निकलता है उसको टेस्ट करते हैं, और फिर जो टेस्ट का रिजल्ट होता है उसके हिसाब से फिर आप वो बातचीत करते हैं, तो ऐसे सीक्वेंस क्रिएट होता है, और वो सीक्वेंशियल मिक्स मेथड का डिजाइन इसको हम लोग कहते हैं। उसी तरह से जो मल्टी फेज डिजाइन है, अगेन उसी तरह की बात है। इसमें इसमें लेकिन ये होता है कि इसमें कम से कम 2 से अधिक फेज होना चाहिए, है ना? ये 2 फेज से अधिक होना चाहिए, और ये लंबे समय तक जहाँ रिसर्च होता है वहाँ पर इसको अपनाया जाता है। ये सारे टाइप्स है। अब इसके साथ हम लोग एक ट्रायंगुलेशन की बात करेंगे, जो कि मिक्स मेथड रिसर्च का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो हम लोग पीछे बात करते आ रहे हैं उससे ही रिलेटेड ये चीज़ है। ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या होता है कि इसका
पर्पस है कि जो रिसर्च है, जो अलग अलग डेटा के आंकड़े के सोर्स हैं और अलग अलग तरीकों से हम जो आंकड़े प्राप्त कर रहे हैं, उसको हम लोग वैलिडेट या उसको हम लोग उसकी रिलायबिलिटी को एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे हमें जो आंकड़े क्वालिटेटिव रिसर्च से मिले हैं, फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च से मिले हैं, तो क्या ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च का जो कंक्लूजन है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च से वेरीफाई हो रहा है, और फिर जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो रिजल्ट है वो क्वालिटेटिव रिसर्च से वेरीफाई हो रहा है, और जो एक्सपेक्टेड आउटकम हमने रखा है उससे कितना मैच कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो क्या क्यों नहीं मैच कर रहा है, तो आंकड़े के लेवल पर हम क्या देख सकते हैं। तो ये एक भाई ये जो है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को एस्टेब्लिश करने का एक तरीका है। इसको हम लोग ट्रायंगुलेशन करते हैं। अब इसमें इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। इसमें पहला टाइप से यहाँ आप देख रहे हैं डाटा ट्रायंगुलेशन है, जिसमें कि जो हमें आंकड़े मिले हैं वो अलग अलग सोर्स से किसी एक सेम फिनोमिना के बारे में अलग अलग सोर्स से हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि मिड डे मील के कारण अगर बच्चों का जो हेल्थ बढ़िया हो रहा है बच्चों का, तो अब ये आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि उनके लाइफ में एक चेंज आ रहा है, वो पहले से बेहतर हो पा रहे हैं, उनको पर्याप्त न्यूट्रिशन हो रहा है, उनका ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है। तो अब ये एक चीज़ है जो कि आपने वहाँ इंट्रोड्यूस किया, मिड डे मील, जिसको प्रॉपर तरीके से चलाने से उनको अच्छा फूड आप दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अ, वहाँ पर एक जो नया न्यू जनरेशन क्रिएट हो रहा है बच्चों का, वो न्यू जनरेशन जो है सो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एस्पायरेशंस उसमें ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। जैसे कि अ, अगर वो एक जनरल बच्चा है जो ट्रेडिशनल हाउस में ट्रेडिशनल होम में रहने वाला बच्चा है, तो उसके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं होंगे। वो जो माता पिता काम करते आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करना चाहेगा। लेकिन अगर उस बच्चे को आप खींच के स्कूल में ले आते हैं जहाँ आप उसको मिड डे मील देते हैं, तो मिड डे मील के साथ साथ वो पढ़ाई भी करता है और उसके अंदर कुछ एस्पायरेशंस ऐड होते जाते हैं। वो देखता है अलग तरह के लोगों को, और वो चीज़ उसके अंदर ऐड होता है। तो अगर हम इसका एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं, लंबे समय में हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, तो हम उसमें बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। यानी कि अब वो बच्चा बड़ा होकर के क्या अपने माता पिता के ही ऑक्यूपेशन को अपना रहा है, या वो अपने लिए कुछ ज़्यादा सोच रहा है, या किसी और तरह के ऑक्यूपेशन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीज़ें उसमें उसके वेरिएशंस को देखने की कोशिश उसमें की जाती है। उसी तरह से जो हायर एजुकेशन में सेटिंग में जाने की बात हो सकती है, तो जो भी आप इंटरव्यू से बच्चे से आप पूछते हैं आपका एस्पिरेशंस क्या है, और फिर एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में आपको मिलता है कि इनमें से इतने परसेंट लोग उस अपने चुने गए एस्पिरेशन की ओर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, या पेरेंटल जो स्ट्रक्चर है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे वो आपका जो डेटा है, वो डेटा जो है वो वेरीफाई होता है कि आपको जो पहले उन्होंने बताया था वो एक्चुअल में सही है। तो वो अ, दूसरा ये भी तरीका होता है कि जो सर्वे से डेटा आ रहा है और फिर इंटरव्यू में जो बात कर रहे हैं, उन दोनों का भी जो कंक्लूजन है वो एक ही तरह का है। तो वो एक दूसरे को ट्रायंगुलेट करते हैं कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चनार में जो उन्होंने भरा वो कुछ और है और इंटरव्यू में जो बोल रहे हैं वो कुछ और है। तो दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है। इसी तरह से मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन भी होता है, जिसमें कि एक ही रिसर्च क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से हम लोग ट्रायंगुलेट करते हैं। अब जैसे कि किसी टीचिंग मेथड के बारे में अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो उसका ट्रायंगुलेशन के लिए हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह का डेटा हम कलेक्ट करते हैं, और फिर हम अलग अलग एंगल से उसको जानने की कोशिश करते हैं
कि कौन सा जो मेथड है, टीचिंग मेथड, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो जो भी टीचिंग मेथड है उसको कंपेयर कर रहे हैं हम, क्वालिटेटिव लेवल पर भी कंपेयर कर रहे हैं दो टीचिंग या दो से अधिक टीचिंग मेथड को, और क्वांटिटेटिव लेवल पर भी हम उसका कंपेरिजन कर रहे हैं। तो इस तरह के स्टडी को हम लोग मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन करते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हमें क्वालिटेटिव डेटा भी मिल रहा है और उसका क्वांटिटेटिव डेटा भी मिल रहा है। तो वो टीचिंग मेथड कितना इफेक्टिव है इसके बारे में हम जो साइंटिफिक तरीका है उससे भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है लर्नर का, उससे ये बातें स्थापित होती हैं कि जो क्वांटिटेटिव डेटा मिला है वो वो सही है ना। तो ये मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन हुआ। उसी तरह से रिसर्चर ट्रायंगुलेशन में ये अलग अलग मल्टीपल रिसर्चर्स होते हैं। ये जो रिसर्चर बायस्ड है उसको ख़त्म करने के लिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन हो कि रिसर्चर का अपना भी कुछ ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है, तो वहाँ पर इस तरह का ट्रायंगुलेशन किया जाता है कि अलग अलग रिसर्चर्स को सेम फिनोमेना को ऑब्जर्व करने में लगाया जाता है, और जिससे कि इंडिविजुअल जो बायसनेस है या सब्जेक्टिविटी है उसको मिनिमाइज किया जा सके। और इसमें उनका जो रिजल्ट होता है वो, या ऑब्जर्वेशन का जो भी फाइंडिंग उनकी होती है, वो फाइंडिंग को वो एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। और ऐसा खास करके क्वालिटेटिव जो स्टडी होती है वहाँ पर ये प्रयोग किया जाता है, और जिसमें कि रिसर्चर्स का ट्रायंगुलेशन हम लोग करते हैं। इसी तरह से थ्योरी ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी चीज़ के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें बहुत तरह के थ्योरीज एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, अगर किसी डिजिटल टूल के बारे में, उसके यूज़ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं। तो अब उसमें 2-3 मॉडल्स हैं तो उनको हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं। जैसे यूटैट मॉडल है, यूटैट 2 मॉडल है, यूटैट 3 मॉडल भी आ गया है। तो बहुत तरह के मॉडल्स हैं, तो फिर उस मॉडल्स को हम लोग कंपेयर करते हैं और फिर एक क्वालिटेटिव स्टडी से भी उसका ट्रायंगुलेशन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि क्वालिटेटिव स्टडी का जो बैकग्राउंड है वो एक इस मॉडल से अलग एक नया एक क्वालिटेटिव मॉडल भी आपने सोचा है, क्वालिटेटिव ये ऑब्जर्वेशन उसमें अपने रखा है, या फिनोलॉजिकल आप चाहते हैं देखना, या ग्राउंडेड थ्योरी से आप देखना चाहते हैं ये एक्चुअल में क्या हो पा रहा है। तो इस तरह का सिचुएशन है जिसमें कि आप थ्योरी ट्रायंगुलेशन की बात कर सकते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा कि 3 चीज़ें इसमें मेंशन है, एक तो ट्रायंगुलेशन मेंशन है, दूसरा एक्सप्लेनेटरी मेंशन है। तो एक्सप्लेनेटरी जो डिज़ाइन होता है उसमें जो चीज़ें होती हैं उसको इसी रूप में लिखा जाता है। जिसमें कि पहला जो स्टेप होता है वो पहला जो स्टेप होता है वो सीक्वेंसिंग होता है कि किसमें एक्सप्लेनेटरी में हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग जो डेटा लेते हैं वो क्वांटिटेटिव डेटा, और फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वालिटेटिव डेटा लेते हैं। तो पहले फेज में हम लोग सीक्वेंस में पहला काम क्या हुआ कि हम लोग जो एनालिसिस है वो क्वांटिटेटिव डेटा से शुरू करते हैं, और जो कि सर्वे से हो सकता है या एक्सपेरिमेंट में हो सकता है। दूसरा जो इसमें स्टेप होता है वो कि इसके पर्पस को जिसके आधार पर डिज़ाइन सेट किया जाता है, और इसका पर्पस क्या होता है कि जो क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स हैं उसको और ज़्यादा उसको डेप्थ से समझा जा सके, और जो इनिशियल जो क्वांटिटेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, जो जो रिलेशनशिप वो सजेस्ट कर रहा है उसको फर्दर एक्सप्लोर करने में आपको सहायता दे सके। तो जैसा कि एक्सप्लेनेटरी डिजाइन में हम लोगों ने पहले ही ये किया था कि पहला जो स्टेप होगा वो क्वांटिटेटिव डेटा का होगा, और एक्सप्लोरेटरी में पहला जो स्टेप होगा वो क्वालिटेटिव का होगा। तो ये पर्पस है। उसके बाद इंटीग्रेशन में हम लोग इसका थर्ड स्टेप में उसका इंटीग्रेशन करते हैं। जो रिसर्चर क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करता है इंटरव्यू के द्वारा,
या ओपन एंडेड जो सर्वे होते हैं उसके द्वारा, ये सेकेंड फेज में होता है। और फिर उससे जो इंसाइट होता है, उससे जो क्वांटिटेटिव रिजल्ट है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। फिर वैलिडेशन के लिए जो इसमें स्टेप लिया जाता है कि जो भी फाइंडिंग्स क्वांटिटेटिव सर्वे का जो भी फाइंडिंग है उसका और क्वालिटेटिव का जो रिसर्च है, क्वालिटेटिव का जो फाइंडिंग है उसमें वाई और हाउ का कितना एक्सप्लेनेशन हो पाया है। जैसे अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च में कोई एक नंबर मिल रहा है आपको जो बता रहा है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग है, तो कितना अलग है, हाउ मच डिफरेंट, और क्यों अलग है, वाई डिफरेंट, ये दो इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्वालिटेटिव जो डेटा है वो आपको दे सकता है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं कि दो, मान लीजिए दो रिसर्च मेथड में अंतर है, दो रिसर्च टीचिंग मेथड में अंतर आपको दिख रहा है क्वांटिटेटिव डेटा के हिसाब से, तो उसका वैलिडेशन वैलिडेशन इस बात से होगा कि जो क्वालिटेटिव आपने डेटा लिया उनसे बातचीत करके, इंटरव्यू करके, वो ये बता पा रहा है कि ये डिफरेंस कितना है और किस हद तक है और क्यों है, इस चीज़ का ये कर पा रहा है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ बताया गया है कि जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन कोर्स के में ये पाया जाता है कि ऑनलाइन कोर्स में उनका जो परफॉर्मेंस है वो ट्रेडिशनल क्लासरूम के सेटिंग में ज़्यादा, ऑनलाइन में वो ज़्यादा खराब है। तो अब इसके फाइंडिंग के लिए क्योंकि ये अक्सर माना जाता है कि नया तरीका है तो इसमें ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में होता ऐसा नहीं है। और ऐसा तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी हम लोगों ने कोरोना पीरियड में किया कि ये जो ऑनलाइन टीचिंग थी, ये जो लर्नर्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी, और इसमें एजुकेशन का, बच्चों के एजुकेशन का बहुत हार्म हुआ। तो अब ये जो ऑनलाइन के बारे में है, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, तो क्वालिटेटिवली आपको पेरेंट्स से बात करनी होगी, बच्चों से बात करनी होगी, टीचर से बात करनी होगी, और तब आप उसका एक रिलायबल उसका एक कारण खोज के निकाल सकते हैं, हाउ और वाई, ये कैसे हम लोग ये कंडक्ट कर रहे थे और कैसे क्यों ये दिख रहा है, ये परिणाम आ रहा है, ये जो क्वालिटेटिव जो ऑनलाइन लर्निंग है उसका परफॉर्मेंस बच्चों का उसमें खराब हो रहा है। उसी तरह से एक्सप्लोरेटरी डिजाइन की भी बात करें, जैसा कि पहला जो एक्सप्लेनेटरी था उसकी तुलना में एक्सप्लोरेटरी की बात करें तो हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था कि इसमें उल्टा करते हैं हम लोग, क्वालिटेटिव को हम लोग फर्स्ट फेज में करते हैं और फिर जो है सो हम क्वांटिटेटिव करते हैं। तो इसमें जो प्राइमरी पर्पस होता है एक्सप्लोरेटरी डिजाइन का, तो वो एक इन डेप्थ में फील्ड को समझने की बात होती है ताकि हम लोग उसको क्वांटिफाई कर सकें। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप किसी नए फील्ड में, नए कल्चर सेटअप में जा रहे हैं, तो वहाँ आपको पहला काम आपका होता है कि उस सेटअप को समझना। तो नए सेटअप में आप जा रहे हैं तो अब कल्चरली डिफरेंट है, उसके करिकुलम भी हो सकता है अलग हैं, तो वैसी स्थिति में आप पहले उनसे क्वालिटेटिव बात करते हैं, उनके लर्निंग एम्स क्या हैं, वो क्या लाइफ में अपना गोल रखते हैं, पेरेंटल का सपोर्ट या जो घर से सपोर्ट है वो किस तरह का है, और एक्स्ट्रा क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप पहले पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और तब फिर आप क्वांटिटेटिव पर आते हैं। तो अब तो इसमें पर्पस क्या होता है कि पहला जो एक्सप्लोरेटरी डिजाइन है वो रिसर्च क्वेश्चन को इन डेप्थ में पहले समझने की कोशिश करता है, और जब एक बार वो उसके क्वालिटेटिवली उनके पास से पूरा आंकड़ा थिक डेटा आ जाता है, तो फिर उसके आधार पर वो अपने क्वांटिटेटिव टूल्स डेवलप करते हैं, क्वेश्चन या इंटरव्यू शेड्यूल जो भी हो, वो स्पेसिफिक क्लोज एंडेड टूल्स डेवलप करते हैं जिसको जिससे आंकड़ा प्राप्त करके वो एक अपना साइंटिफिक रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये थर्ड स्टेप में होता है जो एनालिजिंग, पहले हम लोग क्वालिटेटिव डेटा लेते हैं, फिर क्वांटिटेटिव डेटा लेते हैं, और फिर क्वालिटेटिव डेटा को लेने के सॉरी क्वालिटेटिव डेटा को लेने के बाद सेकेंड फेज में मूव करते हैं जहाँ पर कि क्वांटिटेटिव डेटा लेते हैं, और फिर
उसके आधार पर हम लोग अपना एक वेरिएबल्स डिजाइन करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन को फाइनलाइज करते हैं, और जिससे कि हमारा जो क्वांटिटेटिव टूल है वो सही टूल उससे बन सके। और सही टूल बनने का मतलब है उसमें हम लोग हाइपोथेसिस फॉर्म कर सके, क्योंकि अभी ये साइंटिफिक स्टडी है, जिसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, उसको एस्टेब्लिश करना है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ये स्टेज आ जाता है। और जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि इन डेप्थ इंटरव्यू के साथ, फैकल्टी मेंबर के इन डेप्थ इंटरव्यू के साथ हम लोग शुरू करते हैं, जिससे कि वो ऑनलाइन टीचिंग में क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं उसको पहले एक्सप्लोर किया जाता है। और फिर उसके आधार पर एक सर्वे डेवलप किया जाता है, जिसमें कि जो चैलेंजेस हैं उसको एक लार्जर सैंपल में टेस्ट किया जा सके, क्योंकि जो इंटरव्यू का तरीका है ये बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आप नहीं कर सकते हैं। आप 40-50 लोगों के बीच अधिक से अधिक कर सकते हैं, लेकिन एक वैलिड साइंटिफिक कंक्लूजन निकालने के लिए, और पैरामीटर के स्तर पर, पैरामीटर का मतलब हुआ कि पॉपुलेशन के लेवल पर अगर हम कोई कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये समझना होगा कि ये इस यहाँ पर एक्चुअल में किस रूप में आपको ये कितना व्यापक डेटा लेना होगा। जैसे कि अगर एक बड़ा पॉपुलेशन है, 10,000 का पॉपुलेशन है, तो उसमें आप कम से कम आपने उसका एक सिस्टम होता है कि कितने आपके वेरिएबल्स कितने आपने रखे हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसका सर्टेन टाइम्स हम लोग सेट करते हैं, इतना टाइम्स हम डेटा लेंगे, और जिससे कि हमारा वो सेट होगा। जैसे कई बार जो मॉडल्स होते हैं उसके डाटा के लिए आपको थाउजेंड्स में आंकड़े लेने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जो आंकड़ा कलेक्ट करना है, एक बड़ा आंकड़ा कलेक्ट करना है, और वैसी स्थिति में आपको एक बड़े ग्रुप से इंटरेक्ट करना होता है, जो कि इंटरव्यू के से नहीं हो सकता है। आप क्वेश्चनर का ही उपयोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चनर से आप एक समय में, जैसे आप एक क्लास में जाते हैं, एक साथ 50 बच्चों का डाटा आपको मिलता है। अगर आप 1-to-1 इंटरव्यू करेंगे तो आपको 50 बार वही वही क्वेश्चन पूछना होगा, 50 अलग अलग लोगों से, यानी 50 टाइम्स होगा। तो अपने आप में ये एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो थी वो हम लोगों ने बात कर ली। अब इसके स्टेप्स को, हालांकि हम लोग मोर और लेस स्टेप्स को समझ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल हम लोग उसको देख लेते हैं। इसमें पहला जो स्टेप होता है मेटा रिसर्च में, कि हम लोग रिसर्च क्वेश्चन या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ये रिसर्च का प्रॉब्लम है जिसके हमें सॉल्व करना है। फिर हम जो रिसर्च क्वेश्चन या प्रॉब्लम है ना, जो कि आप इसको ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव आपने रखा है। तो प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव, तीनों में से कोई भी वर्ड यूज करें, मतलब एक ही है कि आपका लक्ष्य क्या है ये निर्धारित करना, या आप किस प्रश्न का जवाब पाना चाहते हैं ये निर्धारित करना। तब दूसरा जो लक्ष्य होता है वो मिक्स मेथड डिजाइन कौन सा है उसको आप तय करते हैं, जिसमें कि अब ये हमने देखा, कोई भी ऊपर में हम लोग 5-6 डिजाइन देखे थे, उसमें आप अपने नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव आपका है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, फील्ड के हिसाब से, पार्टिसिपेंट के हिसाब से आप अपना हमने पहले ही ऑलरेडी वो नुएंसेस डिस्कस कर लिए हैं, जिसके के कारण हम किसी एक मेथड को दूसरे मेथड के ऊपर वरीयता दे सकते हैं, एक मेथड की जगह दूसरा मेथड अपना सकते हैं। तो वैसे किसी कारण से आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कन्वर्जन चुनेंगे, एक्सप्लोरेटरी चुनेंगे, या ऊपर और भी जो डिजाइन हमने चर्चा की है उसमें से किसी को चुनेंगे। तो उसको आप एक मेथड डिजाइन सेलेक्ट करते हैं। फिर उसका प्लानिंग सेट करते हैं, जिसमें डिटेल्ड रिसर्च प्लान होता है, जिसमें डेटा का सीक्वेंसिंग कैसे होगा, और फिर जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा का सीक्वेंसिंग कैसे होगा, यानी कौन सा टूल पहले आप इस्तेमाल करेंगे, क्वांटिटेटिव टूल इस्तेमाल करेंगे। और टूल का मतलब है कि जैसे इंटरव्यू के लिए आपने एक क्वेश्चनर तैयार किया है, तो दैट इज टूल, है ना। तो रिसर्च की भाषा में उसको हम लोग टूल बोलते हैं, है ना। तो क्वालिटेटिव के लिए भी आपने इंटरव्यू का एक शेड्यूल तैयार किया है, तो दैट इज अगेन ए टूल। तो टूल है मतलब कि एक आप कह सकते हैं कि यंत्र, टूल का अर्थ भी ऐसे यंत्र ही होता है।
तो वो यंत्र है, वही एक यंत्र है जिससे कि आप डाटा गैदर करते हैं। अब ये यंत्र क्या है? ये यंत्र किसी फिजिकल वर्क के लिए नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। ये यंत्र क्या है? लोगों के बीच से ओपिनियन कैच करने का यंत्र है, ओपिनियन को कलेक्ट करने का यंत्र है। तो इसलिए ये सीक्वेंस को तय करना होता है। इसमें सैंपल के मेथड को हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे क्वालिटेटिव डेटा का सैंपल छोटा होगा, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए सैंपल बड़ा रखा जाता है ताकि हम जनरलाइजेशन कर सकें, पैरामीटर के बारे में डिसाइड कर सकें। तो फिर रैंडमाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसका मतलब है कि हम लोग बिना किसी बायसनेस के आंकड़ों का चयन करें। हमें किसी सैंपल फ्रेम की बात आती है यहाँ पर, यानी कि जैसे कि मतदाता का सूची है, वो एक सैंपल फ्रेम हो सकता है जिसमें आप हायर एजुकेशन के एस्पायरेशंस के बारे में आप बात करना चाहते हैं। तो आपके पास 18 प्लस लोगों की सूची है, जिसमें 18 से 25 वर्ष का आप मतदाता सूची में से एक लिस्ट निकालते हैं, जिसके आधार पर आप उनका एक आप सैंपल फ्रेम आपको मिलता है, जिसमें से आप सेलेक्ट करते हैं इनमें से हम 400 लोगों से बात करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस यहाँ पर डिटरमाइन करना होता है आपको। फिर आप अपने डाटा कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इंस्ट्रूमेंट या टूल, जैसे सर्वे हुआ, क्वेश्चनर हुआ, इंटरव्यू का शेड्यूल हुआ, ये या गाइड हुआ, जो कुछ भी है उसको आप फाइनलाइज करते हैं। फाइनलाइज करने का भी एक पूरा प्रोसेस है। जैसे क्वांटिटेटिव अगर डेटा है, लेना है, सर्वे का है, टूल है, तो उसको पायलट करना पड़ता है। पायलट के आधार पर आपको क्वेश्चंस को क्लेरिफाई करना पड़ता है कि ये क्वेश्चन लोगों को जिस इंटेंशन से कहा जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसके वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये दोनों चीज़ें निकाली जाती हैं। तो वो एक पूरा लंबा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो टूल्स हैं उसका फाइनलाइजेशन होता है। जस्ट ए मोमेंट, आई जस्ट कम बैक। उसके बाद फोर्थ स्टेज आता है, जिसमें कि हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, और खास कर वो क्वांटिटेटिव डेटा हो सकता है, और वो सर्वे, एक्सपेरिमेंट या जो भी मेथड आप अपना रहे हैं। और उसमें अगर आप क्वांटिटेटिव डेटा फॉलो कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि जो रिसर्च का जो प्रोटोकॉल पहले से निर्धारित है, जो चीज़ें निर्धारित हैं, उससे भटकना नहीं है या उसको चेंज नहीं करना है। जैसे अगर हमने निर्धारित कर लिया है कि यहाँ से हर चौथे घर का, इस गांव में इस सड़क पर हर चौथे घर से हम आंकड़ा लेंगे, तो ये प्रोटोकॉल है। अगर मान लीजिए चौथे घर में आप गए, जब आप 12वें या 16वें घर में पहुंचते हैं तो आप देखते हैं वहाँ ताला लगा है। तो ये नहीं कि आप 16वें की जगह 17वें घर का ले लेंगे। वो डाटा एब्सेंट है तो एब्सेंट ही रहेगा, वो डाटा आपको नहीं मिला, तो वो ब्लॉक खाली जाएगा, है ना। ये उसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा ठीक है, क्या है, ये 16वां नहीं मिला तो 17वें से बात कर लेते हैं। तो वैसा नहीं होता है। जब प्रोटोकॉल फिट होता है, फिक्स किया जाता है, उसको पूरी तरह से उसको फॉलो किया जाता है। इसका एक कारण है, वो किसी और दिन बात करेंगे, या जो विक्टिम से डिस्कस कर रहे हैं उसमें प्रोबेबिलिटी की बात उन्होंने की होगी या करेंगे, तो उसमें आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि प्रोबेबिलिटी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम लोग ऐसा करते हैं। ये ह्यूमन इंटरवेंशन या उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि कहीं से भी हमारा बायसनेस या सिस्टम का बायसनेस कोई चीज़ उसको प्रभावित नहीं कर पाए। तो ये सब ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करके हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर उस डेटा का एनालिसिस करते हैं, और जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज हो सकता है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज हो सकता है। अब ये तीन टर्म्स यहाँ आप देख रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब हुआ कि जो जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसका एक जनरल कंक्लूजन क्या है। जैसे उसका मीन का वैल्यू क्या है, हाईएस्ट स्कोर क्या है, लोएस्ट स्कोर क्या है, उसका मीडियन पॉइंट क्या है। इस तरह का डाटा
क्या वो नॉर्मल डाटा है, यानी नॉर्मल कर्व को एड्रेस करने वाला डाटा है। इस तरह की चीज़ें हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं। कोरिलेशन को भी डिस्क्रिप्टिव में ही माना जाता है, तो क्या एक दूसरे से कोरिलेटेड हो रहे हैं डेटा, तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टडी में देखते हैं। इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है कि उसके आधार पर हम कुछ इन्फ्रेंस निकालते हैं जो कि बड़े पॉपुलेशन के लिए होता है। जैसे हमने डाटा तो लिया 100 लोगों के लिए, लेकिन वो पूरे गांव की आबादी जो है वो 5,000 की आबादी है, तो हमने उसका एक रिप्रेजेंटेटिव डाटा ले लिया है जो 200 400 कुछ भी हो सकती है, 500 से काफ़ी कम होगी, लेकिन हमने जो डाटा लिया है वो हमने बहुत ही रैंडमाइज करके डाटा लिया है, रिप्रेजेंटेटिव डाटा लिया है। तो उसके जो कंक्लूजन है वो हम बहुत ही हाई लेवल ऑफ सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि ये बड़े इसके लिए भी है। और उसमें इन्फ्रेंशियल में कुछ खास तरह के स्टेटिस्टिकल ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग टी टेस्ट का नाम आपने सुना होगा, जिसमें मीन का कंपेरिजन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अ, जो फीमेल का के हेल्थ का कोई इंडिकेटर है, जैसे कि बीएमआई है, तो फीमेल का एवरेज बीएमआई 400 लोगों का और मेल का एवरेज बीएमआई, दोनों में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। अब ये इसका डाटा क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम ये जैसे हमने मिड डे मील की बात की, तो मिड डे मील की हम स्टडी कर रहे हैं और हम इनिशियल डेटा लेते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि जब हम मिड डे मील का प्रोसेस नहीं चल रहा था, प्रोग्राम नहीं चल रहा था, उस समय हमने डाटा लिया तो हमने पाया कि जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं इनके जो बीएमआई में वास्ट डिफरेंस है। मतलब कि जो गर्ल्स का बीएमआई है वो ज़्यादा वो लो है, जो एक सही होना चाहिए उसकी तुलना में ज़्यादा लो है। दे आर लेस उसका उनका न्यूट्रिशन है फीमेल का बनस्पत की बॉय के, दोनों का ही लो है, लेकिन गर्ल्स का ज़्यादा लो है। तो फिर जब हम लोग जो मिड डे मील का एक प्रोसेस, एक समय एक टाइम गुजरता है, 1 साल 2 साल, तो फिर हम दोबारा हम ये करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये दोनों का डिफरेंस जो है, उसका डिफरेंस जो है सिग्निफिकेंटली कम हुआ है पहले से, है ना, काफी सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। तो अब ये जो डिफरेंस है ये क्या हम, अगर हमने सही तरीके से डेटा कलेक्ट किया है, सैम्पलिंग का हमारा तरीका सही है, प्रोबेबिलिटी के रूल्स को फॉलो करने वाला है, या और भी तरीके होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी टूल्स भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग ये जो प्रोबेबिलिटी के बेस पर ही हम लोग बात करते हैं। तो वैसी स्थिति में हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि ये जो डिफरेंस है, ये पूरे पॉपुलेशन के लिए ये डिफरेंस माना जा सकता है कि ये डिफरेंस आया होगा। तो इसी को हम लोग इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स करते हैं। जब हम छोटे सैंपल से जो कंक्लूजन निकल रहे हैं, खास करके कोई स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन के बाद जो टूल कंक्लूजन निकाल रहे हैं, जो कि डिफरेंस का हो सकता है, जैसे टी टेस्ट है, एनोवा है, फैक्टर एनालिसिस है, ये इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, और उसके रिजल्ट को हम मानते हैं कि ये पूरे जो पॉपुलेशन वहाँ का है उस पॉपुलेशन के लिए वो सही हो सकता है। तो इसको हम लोग इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन का मतलब यही है कि जो आंकड़े हैं उसको पाई चार्ट या बार डायग्राम या ऐसे किसी फॉर्मेट में देना जिससे कि आप विजुअली उसके नेचर को समझ सकें, उसके सिग्निफिकेंस को समझ सकें। क्योंकि अगर आप केवल नंबर्स देखते हैं तो उस नंबर से, अगर ह्यूज नंबर है, ढेर सारे नंबर हैं, 4-5 नंबर को तो आप देख के समझ सकते हैं, लेकिन जहाँ 50-100 नंबर्स हैं तो आप उसको देख करके कुछ निर्धारित नहीं कर सकते हैं। जब आप उसको कोई विजुअलाइजेशन के फॉर्मेट में डालते हैं तो आपको उसका उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो डाटा विजुअलाइजेशन है। तो उसके बाद एक क्वालिटेटिव डाटा का प्रोसेस आता है। जाहिर है ये जो प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये हम लोग एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने ऊपर जो डिफरेंट टाइप्स बताए हैं, तो इसमें जो उसमें हम लोग पहला जो टाइप है जिसमें कि हम लोग पहले क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं,
और फिर हम लोग क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं। तो हम लोग उसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जो स्टेप्स में। अगर हम इसी को हम लोग रिवर्स कर देंगे, अगर हम इसको अगर हम इसका जो दूसरा टाइप है उसको अगर हम एक्सप्लोरेटरी डाटा को हम फॉलो करें, दिस वन इज एक्सप्लेनेटरी मेथड है, इसको हम लोग इसके हिसाब से स्टेप्स बताए गए हैं। अगर हम एक्सप्लेनेटरी की बात करेंगे तो यही रिवर्स हो जाएगा, उसमें पहले क्वालिटेटिव डाटा करेंगे और तब हम क्वांटिटेटिव पर आएंगे। तो ये हम लोग एक्सप्लेनेटरी जो मेथड है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसमें पहले क्वांटिटेटिव डेटा हो गई है, कलेक्ट हो गया है, उसका एनालिसिस हो गया है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया है। अब हम लोग उसका क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस करेंगे और जिसमें कि इंटरव्यू हुआ, फोकस ग्रुप हुआ, कंटेंट एनालिसिस हुआ या और भी जो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करने के टूल्स हैं उनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उनका इस्तेमाल करके हम लोग ये अपने कंक्लूजन्स को निकालते हैं और फिर इनका एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने का के द्वारा हम इससे क्या निकालते हैं, इसमें कॉमन पैटर्न या थीम्स निकालते हैं उस क्वालिटेटिव डाटा में और फिर उसके आधार पर उन दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब हुआ जो क्वालिटेटिव का जो रिजल्ट था, क्वांटिटेटिव का जो रिजल्ट था और क्वालिटेटिव का जो रिजल्ट था, और उससे जिससे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट आपको मिल सके। फिर अगला जो स्टेप आता है वो इंटरप्रिटेशन का स्टेप आता है। फाइनल इंटरप्रिटेशन का और फाइंडिंग्स की बात यहाँ पर होती है, जिसमें कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्लियर किया जाता है, कैसे एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है और उसका फिर हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं और इम्प्लीकेशंस देखते हैं, पॉलिसी के लेवल पर क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, इन लोगों के लिए जो क्या बेहतर पॉलिसी बनाए जा सकते हैं, तो उसके लेवल पर इम्प्लीकेशन देखते हैं। और इसके साथ ही ये आपका फिर रिपोर्टिंग का स्टेज आ जाता है, जिसमें कि आप उसका सारी चीज़ों का सारे स्टेप बाय जो चीज़ें आपने की है उसका आप रिपोर्टिंग करते हैं और उसको आप फिर पीयर रिव्यू के लिए आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसमें फिर आप फ्यूचर डायरेक्शन के लिए भी इंडिकेट करते हैं, जिसमें कि जो फ्यूचर में अगर इस पर दोबारा से रिसर्च करने की या बात करने की जरूरत पड़ेगी तो आप इसमें क्या चीज़ें हैं जिस पर आप चर्चा करेंगे वो भी आप इसमें इंडिकेट कर देते हैं। तो ये चीज़ें थी जिसमें हमने स्टेप्स की चर्चा की। अब इसके थोड़े स्ट्रेंथ और वीकनेस की भी बात कर लेते हैं। इसके स्ट्रेंथ में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, जैसा कि हम लोग पहले से ही इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिलता है। आप साइंटिफिक तरीके से क्वांटिटेटिव डेटा ले रहे हैं और फिर उसके बारे में ही आप बातचीत करके इंटरव्यू के द्वारा क्वालिटेटिव डेटा ले रहे हैं और इससे क्या होता है कि एक ओवरऑल जो पिक्चर बनता है, डेटा लॉस नहीं होता है जो कि कंप्लेन होती है क्वालिटेटिव लोगों की, और न ही ये साइंटिफिकली वीक होता है जो कि कंप्लेन होती है जो क्वांटिटेटिव लोग होते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्चर होते हैं, वो कहते हैं कि ये तो सब्जेक्टिव डाटा है, इसका कोई हम साइंटिफिकली इसको एस्टेब्लिश नहीं करते हैं। तो इन दोनों की बात रख ली जाती है और ये जो डेटा होता है ये दोनों तरह से पूर्ण होता है, एक क्वांटिटेटिव भी डेटा होता है और क्वालिटेटिव भी डेटा होता है। वैलिडेशन और कंफर्मेशन इसमें बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि आप केवल जैसे क्वांटिटेटिव डेटा केवल स्टडी करते हैं, उसमें रिलायबिलिटी के टूल होते हैं और दूसरे टूल होते हैं, उससे आप वैलिडिटी और रिलायबिलिटी एस्टेब्लिश करते हैं। उसकी जगह पर यहाँ पर आप डेटा का ही एक तरह के डेटा का दूसरे तरह के डेटा से वैलिडेशन या ट्रायंगुलेशन करते चलते हैं, जो कि एक अपने आप में ज़्यादा बेहतर एक कंफर्मेशन देता है आपके रिसर्च के वैलिडिटी का। इससे क्या होती है कि आपका जो शोध है वो उसकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बढ़ जाती है जब आप अपना रिसर्च इस रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसमें कि एक तरह के डेटा को दूसरे तरह से एस्टेब्लिश किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप अ, वो अ, ये बात आपके रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देता है। इसी तरह से जो फिनोमेना है उसको समझने में इससे ज़्यादा सहायता मिलती है, क्योंकि फिनोमेना ये ह्यूमन फिनोमेना है। कोई भी स्टडी जो हो रही है एजुकेशन से संबंधित हो
या कोई सोशल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी हो रही है, उसमें ह्यूमन बीइंग्स आर इन्वॉल्व। तो ह्यूमन बीइंग्स जहाँ इन्वॉल्व हैं, तो वो एक इस तरह का फिनोमेना नहीं है जो निर्जीव वस्तुओं में हो रहा है, जिसको आप किसी टूल से आप मेजर कर ले रहे हैं और वो उस रूप में ही हो जा रहा है। जाहिर है इसमें मोटिवेशन का फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। कभी वो हिंडर करेगा, कभी वो इनहेंस कर देगा, एक्स्ट्रा रूप से प्रभावित कर देगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं। तो जब आप ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह से स्टडी करते हैं, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, उसको समझने में इस तरह के जो स्टडी है वो ज़्यादा कारगर होती है। इसके साथ ही इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कैसे शुरू, जैसा आपने ऊपर एग्जाम्पल में देखा कि आपको पूरा फ्रीडम है कि आप एक्सप्लोरेटरी कर रहे हैं या एक्सप्लेनेटरी कर रहे हैं, सिक्वेंशियल कर रहे हैं, किस रूप में आप अपने रिसर्च को डिजाइन कर रहे हैं, इसकी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपने रियल जो आपका फील्ड ऑफ स्टडी है या पर्पस है, उसको ध्यान में रख करके आप उसका अपना एक डिसीजन ले सकते हैं। तो काफ़ी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। और इसका जो पॉलिसी और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो ज़्यादा विश्वसनीय है, और इस कारण से उसका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिवली पॉलिसी के लिए इंक्लूड किया जा सकता है, जिसमें कि लोगों के कल्चरल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए जो कंक्लूजन्स हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी कमियों की बात करें तो जाहिर है कि एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है। जब आप दो तरह की चीज़ों को मिलाना चाह रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो सिंपल चीज़ नहीं है। तो जाहिर है जो रिसर्चर है उसको ज़्यादा स्किल होना चाहिए, उसका एक्सपर्टीज का वो ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए उसमें, है ना। उसमें कई तरह के एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है, जो क्वालिटेटिव में एक्सपर्ट हो या और क्वांटिटेटिव यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का भी उसको ज्ञान हो, टूल्स के डेवलपमेंट का भी ज्ञान हो। जब आप क्वालिटेटिव डेटा लेके आएगा, तो उस क्वालिटेटिव डेटा को कैसे हैंडल करना है, और उसका मेमोइंग और सारा जो प्रोसेस है, हमने फिनोलॉजी के क्लास में डिस्कस किया था, तो वो सब कैसे किया जाएगा, उसका उसका भी नॉलेज हो। या तो एक आदमी हो या एक टीम ऑफ वर्क रिसर्चर्स हो, जो अलग अलग चीज़ों के एक्सपर्ट हों, और फिर वो इस काम को कर सकते हैं। रिसोर्स इंटेंसिव है ये, इस इन द सेंस कि आपको ये क्वालिटेटिव डेटा भी लेना है जो कि वन टू वन इंटरव्यू की तरह है। इसके लिए आपको ज़्यादा इंटरव्यूअर्स चाहिए होगा, आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा, ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा। तो ये रिसर्च इंटेंसिव है। इसमें रिसोर्स इंटेंसिव है, यानी ह्यूमन रिसोर्स, और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि एक्चुअल फील्ड में जाने पर अक्सर ऐसा होगा कि जो क्वांटिटेटिव डेटा है वो बिल्कुल अलग आएगा, जो क्वालिटेटिव डेटा है वो बिल्कुल अलग आएगा, क्योंकि आपका जो क्वांटिटेटिव डेटा है बेसिकली वो आपके जो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है उसके बेस पर वो बना है। लेकिन थ्योरीज के बारे में, जैसा कि हम लोगों ने बहुत पहले शुरू के क्लास में डिस्कस किया था, कि थ्योरीज आर ओनली थ्योरीज, दे आर नॉट परफेक्ट reflection of what is there in the field or in the nature or in reality. तो थियरीज क्या करते हैं, रियलिटी को रिफ्लेक्ट करने की या उसको मिरर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मिरर एक्चुअल में होता नहीं है। वो एक्चुअल में क्या होता है कि वो हम लोग रिजल्ट को मिलाने की कोशिश करते हैं, कि अगर हमने एक थियरी डेवलप की है, उसका रिजल्ट वही आ रहा है जो कि एक्चुअल प्रोसेस में जो रिजल्ट आ रहा है, हमारा रिजल्ट भी उससे मैच कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा थ्योरी जो है सो सक्सेसफुल है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो थ्योरी में हम बता रहे हैं प्रोसेस, एक्चुअल वर्ल्ड में या नेचर में सेम प्रोसेस चल रहा है। ये एक बहुत ही कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, जो लोगों के बीच में है। तो लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं उसका मतलब इतना ही है कि इंटीग्रेशन का एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जो थ्योरेटिकल कंक्लूजन्स होते हैं वो एक्चुअल कंक्लूजन से अक्सर मैच नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग की भी में भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि आप इस सारी चीज़ों को कंसाइज्ड वे में और वेल कम्युनिकेटेड आपका होना चाहिए, जिसमें कि जो आउटसाइडर रीडर है, जो ब्रॉड ऑडियंस है आपका, वो अच्छी तरह से चीज़ों को समझ सके। तो उसमें चैलेंज होता है, क्योंकि आप ये डिपेंड करता है कि आप
कितने अच्छे से अपने आप को रिपोर्ट कर पाते हैं और कितने प्रॉपर तरीके से अपनी बात रख पाते हैं, ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो क्योंकि ये आपको क्वांटिटेटिव का भी रिपोर्ट करना है, क्वालिटेटिव का भी रिपोर्ट करना है, फिर वो कैसे मर्ज कर रहा है, क्या प्रोसेस आपने फॉलो किए हैं। अब ये ना केवल आपको उसका प्रोसेस डिस्कस करना है जिस प्रोसेस से आपने अपने रिसर्च कंडक्ट किए हैं, आपको ये प्रोसेस भी डिस्कस करना है जिसमें जिसके अंदर आपने अपने रिसर्च को मर्ज किया है। तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ बढ़ जाती है। फिर लास्ट में जो बात है कि इसकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी होती है, क्योंकि जो बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो कि प्योरली क्वांटिटेटिव या प्योरली क्वालिटेटिव मेथड से ज़्यादा अच्छे से एड्रेस हो जाते हैं ऑलरेडी। तो वहाँ पर अगर आप इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो वो एक ज़्यादा रिसोर्स खाने वाला और अनावश्यक इंटेंसिव वर्क का कारण बन जाता है। तो ये सब चीज़ें थी जिसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ करके हम लोग ने मिक्स मेथड की बात आज हम लोगों ने की, और जिसमें हमने देखा कि इसमें हम लोग दोनों के स्ट्रेंथ का यूज करते हैं, दोनों का जो पॉजिटिव पॉइंट है यानी क्वालिटेटिव स्टडी और क्वांटिटेटिव स्टडी, दोनों का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उन दोनों का बेनिफिट लेने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।